नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक इन्फो में। ये वीडियो थोड़ी अलग है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के जो 8 अलग हिडन चार्जेज होते हैं तरह-तरह के, वो आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं और आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड चाहे आप अभी अवेल कर रहे हैं या कोई कार्ड लेने वाले हैं। सबसे पहले आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जिनके भी इस टाइप के कंसर्न रहे हैं, वो सब कहीं न कहीं ये बात ज़रूर कहते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड में हिडन चार्जेज़ इतने आ गए, साल के अंत में आ गए या हर मंथ कुछ न कुछ आ जाते हैं। तो आपको हमेशा वेल अवेयर रहना है और इसमें हम 8 तरह के ऐसे हिडन चार्जेज़ के बारे में देखेंगे रियल नंबर्स के साथ, जिसको आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपने बैंक को कॉल करके उसको रिवोक करा सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एडिशनल चार्जेज़ अननेसेसरीली कोई भी बैंक चार्ज कर रहा है तो। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। परसेंट तक के लिए होती है और जो भी आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट हम लोग पे करते हैं, आपकी सिविल स्कोर पे क्या असर पड़ता है, उसके अलावा जो आपके चार्जेज़ होते हैं वो आपको कौन से चार्जेज़ देने पड़ते हैं। इवन आपने जो ओवर चार्जेज़ यूज़ कर दिया, ओवर लिमिट यूज़ कर लिया, मतलब 30% जो आपकी लिमिट बचती है उससे ज़्यादा भी यूज़ कर लिया। आपने कैश विथड्रॉ कर लिया एटीएम से, या फॉरेक्स मार्कअप्स रिलेटेड या इंटरनेशनल जो चार्जेज़ हैं, ये सारे के सारे इसमें जानेंगे। इवन दो आप जो क्रेडिट कार्ड्स नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, उसके अलावा जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे आपके रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, तो उसमें भी आपको टैक्सेस देने पड़ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन चार्ज से, एनुअल चार्जेस ज्वाइनिंग फी से। ज्वाइनिंग फी तो आप सबको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड की जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको हर साल का एनुअल जो भी चार्जेस देने, हर कार्ड का अलग अलग हो सकता है। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपके जो भी लिमिट्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल नंबर में। अब स्टार्ट करते हैं एनुअल फी या ज्वाइनिंग फी से। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन जो चार्जेस हैं, एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी। तो आप सबको पता ही है, जब क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो आपको हर बार हर साल ज्वाइनिंग फी पे करना होता है। हालांकि मोस्टली कार्ड्स में तो ये होता है कि आपने जो भी ज्वाइनिंग फी पे किया तो आपको उसके एवज में कुछ रिन्यू आपको रिवार्ड्स मिल जाते हैं, कैशबैक मिल जाता है या कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है जो आपका वो रिडीम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता नहीं है, जो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बिल में मिल जाता है। जैसे जो एंट्री लेवल के कार्ड होते हैं, जैसे एसबीआई का सिंपली क्लिक कार्ड है, जब ज्वाइनिंग फीस की 499 है, 589 की हो जाती है हर साल। आप उनको कॉल कर सकते हैं जब भी आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे आप उनको मेल लिखिए, एस्केलेट करिए, जो भी करिए। आपके जो भी 18% एक्स्ट्रा चार्जेस हुए हैं वो आपके वो पे ऑफ कर देते हैं। मोस्टली कई केसेस में तो आपके है ना क्रेडिट कार्ड को कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो वो उसमें जनरली कंसिडर नहीं होता। कुछ बैंक्स में होता है, कुछ में नहीं भी होता। अब यहाँ पे एक प्रो टिप है, जैसे जब आप रेन्यूअल के टाइम पे जाएँ तो अपने बैंक को डायरेक्टली कॉल करिए और उनको बोलिए कि मेरा कार्ड बंद कर दें, मैं इसको यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। और आप इस चीज़ के लिए मुझे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं कि 90% हमेशा ये होता है कि जब भी आप बैंक को कॉल करेंगे, आपका जो एनुअल चार्ज डेबिट होता है, उसके बाद आपको जो भी अमाउंट आपका डेबिट हुआ है वो रिफंड आ जाता है। इवन दो आपका मतलब 1 साल के लिए फ्री कर देते हैं। कई बार कई केसेस में तो आपका जो कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं कि आपके कार्ड को अपग्रेड कर देते हैं, और इस टाइप के जो बेनिफिट्स आप इज़िली ले सकते हैं जब ईयर एंड में जब भी आपका एनुअल चार्ज डेबिट हो जाए। उसके बाद बैंक को कॉल करिए और उनको बोलिए कि मुझे यूज़ नहीं करना है, सिंपली आपका वेवर ऑफ हो जाता है। 90% टाइम ये हमेशा ऐसा ही होता है। अब हम पॉइंट 2 पर आते हैं, चार्जेस और इंटरेस्ट रेट, है ना? चार्ज 2। अब आप आते हैं सबसे मेन डेंजरस पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का, वो है जो एआरपी, आप उसके एपीआर कह सकते हैं या एनुअल परसेंटेज रेट कर सकते हैं, जो 36% से लेके 42% तक। और ये नंबर सुनने में काफ़ी नींद उड़ जाएगी अगर 36 से 42% पर ईयर के हिसाब से कहा जाए, यानी कि हर मंथ आपको 3% पर मंथ आपको देना है। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। रियल एग्जांपल में ये है कि मान लीजिए कि आपने 50,000 खर्च किया एक महीने में, बिल आपका आया, आपने सोचा कि अभी मैं इस अमाउंट को पे नहीं करता हूँ, अगली बार पे कर दूंगा। इसका जो मिनिमम अमाउंट है, सपोज दैट आपको मिनिमम अमाउंट मिला है 1500, आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, यानी कि 51,500 आपका जो टोटल है वो हो गया, है ना? और अगर ये 51,500 भी इंटरेस्ट रेट में चार्ज होगा तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब कुछ कैलकुलेट करके 59,388 रुपीज़ हो जाएगा, या इससे ऊपर भी हो सकता है। और पूरे 1 साल में ये अमाउंट 70,500 प्लस हो जाता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आपने तो सिर्फ 50,000 रुपये खर्च किए थे और आपका 70,000 हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते जाते हैं, आप पूरा अमाउंट पे नहीं करते हैं आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट में आपको जो भी एक्स्ट्रा, सपोज दैट 20,000 आपके जो एक्स्ट्रा हो गए वो भी आपको देना पड़ेगा, और जो आपका मूल टोटल अमाउंट था जो आपने यूज किया था वो तो आपको देना ही है। तो ये है कंपाउंड। ओके, तो अब आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट लगता है 12 से 18% पर ईयर, होम लोन पे 8 से 9% लगता है पर ईयर,
और क्रेडिट कार्ड पे 36 से 42% लगता है पर ईयर, यानी कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पर्सनल लोन से 3 गुना ज़्यादा है, होम लोन से तो 5 गुना ज़्यादा है। अब ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग ये कॉमन मिस्टेक हमेशा करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि अगली बार पे कर देते हैं, मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं। ऐसे ट्रैप में आप एक बार मैं बात बताता हूँ, मैंने 30,000 का कुछ यूज़ किया, मैंने उस मंथ पे नहीं किया, नेक्स्ट मंथ मैंने पे किया, लास्ट में मुझे 40,000 रुपीज़ पे करने पड़े। कुछ मंथ्स के बाद लास्ट में मैं जब तक पूरा अमाउंट मैंने पे नहीं किया तब तक वो चार्जेस बैक टू बैक आते रहे। मैं नहीं चाहता कि अब अपना पैसा कभी गवाए और कभी इस टाइप के लफड़े में पड़े। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मिनिमम ड्यू पे। टॉपिक मिनिमम ड्यू। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, एक छोटी सी अमाउंट हाईलाइट होती है बिल में, मिनिमम ड्यू। सपोज दैट मिनिमम ड्यू अमाउंट है 2500 रुपीज़ है, और ये देख देख के लगता है कि बस, अरे बस इतना ही 2500 रुपये पे कर दूंगा, 2500 रुपीज़ पे कर दूंगा और इस बार का बिल पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है, यही तो उनको बेनिफिट होता है बैंक वालों को। जैसे ही आपने मिनिमम ड्यू पे किया, बस वो आप उनके ट्रैप में आ गए, वो जो चाहते थे वही आपने कर दिया। अब 5% मिनिमम ड्यू आपने पे किया, और आप इस तरह से 5% मिनिमम ड्यू सिर्फ एक तरह का, ये 500 मिनिमम ड्यू सिर्फ एक तरह की, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो छिपकली की पूंछ की तरह है। बाकी आपका पूरा 95% आउटस्टैंडिंग 3% मंथली इंटरेस्ट के साथ लगता है, और ये इंटरेस्ट भी बिल में ऐड होता रहता है, कंपाउंड होता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल है और आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो, 1 लाख रुपए को चुकाने के लिए 8 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है, और ये टाइम आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ तक आपको पे करने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा उस टोटल अमाउंट को चुकाने के लिए। यानी कि 1 लाख रुपए लिए और 2 लाख 5,000 या 50,000 रुपीज़ तक आपने पे कर दिया, फिर भी वो अमाउंट आपका जस का तस रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको जब तक वो फुल अमाउंट पे नहीं करेंगे वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए गोल्डन रूल ये है, हमेशा जो भी आपका बिल आए आउटस्टैंडिंग हो उसको इमीडिएटली पे कर दीजिए, चाहे आपकी कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी से लेके कर दीजिए, लेकिन अपने बिल को इमीडिएट ख़त्म करिए, नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ भी मत छोड़िए, और कोशिश करिए कि हमेशा कार्ड को उतना ही यूज करिए जो आपके लिमिट में हो, एक्स्ट्रा को भी यूज मत करिए। लेट पेनाल्टी में एक दिन भी लेट हुआ तो बैंक आपको पेनाल्टी लगा देता है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है, पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा, वो भी पर डे के हिसाब से। पेनाल्टी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से होता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सपोज दैट अगर आपका 500 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो ज़्यादातर बैंक 0 पेनाल्टी लगाते हैं, लेकिन अगर 500 1 रुपये भी हो गया या 1 रुपये से 5,000 रुपीज़ के बीच में है तो उस पर 400 रुपीज़ से 500 रुपीज़ पेनाल्टी लगती है, प्लस 18% जीएसटी भी उस पर लग जाता है। अब ये इफेक्टिव 472 रुपीज़ से लेके 490 रुपीज़ तक के लिए। अब 5,000 से 10,000 के बीच में अगर आपका है तो 600 से 750 रुपीज़ के आसपास लगता है जनरली, और इफेक्टिव 708 रुपीज़ हो गया या 800 से 85 रुपीज़ हो गया। 10,000 से 25 है तो 800 से 1100 के बीच में होता है, प्लस जीएसटी भी होता है इसके साथ में। ऐसे ही अमाउंट बदलता चला जाता है। अगर 25 से 50,000 के बीच में है तो आपको फिर 1100 से लेकर 1300 रुपीज़ तक देने पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा, और 50,000 से ऊपर है तो उसके लिए आपको इफेक्टिव 1500 से लेके 370 या इस टाइप के भी चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो सिर्फ 1 महीने लेट करने पे आपको 1700 अननेसेसरी पैसे देने होते हैं। उसके साथ साथ वो आपका सिविल स्कोर भी डैमेज कर देता है, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पे रुक नहीं जाता, ये यहाँ पे रुकता भी नहीं है। जो भी आपने अमाउंट पे किए वो आपका सिविल स्कोर 50 से लेके 100 पॉइंट तक गिरा देता है 1 महीने में, अगर आपने एक बार भी अपना जो बिल अमाउंट है उसको समय से पे नहीं किया तो। अब इससे बचने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑटो डेबिट पे लगा के रख सकते हैं, आपका जो भी अमाउंट है और टोटल आउटस्टैंडिंग आपके बैंक से ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाए, ड्यू डेट से 1 दिन पहले, चाहे उस दिन भी हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि कैलेंडर में अपना रिमाइंडर सेट करके रखिए, जैसे ही आपको बिल रिसीव होता है, आपके पास कैश है तो इमीडिएट पे कर दीजिए, इमीडिएट की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे 2-4 दिन पहले भी आप पे कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है, पे करने जा रहे हैं, पहली बार जो आपका लेट हुआ था, पेनाल्टी भी आई हुई है, तो तुरंत बैंक को कॉल करिए, कस्टमर केयर को बोलिए कि मेरी पहले आप मेरी पेनाल्टी जो भी ऐड है उसको हटाइए, उसके बाद ही मैं ये अमाउंट पे करूँगा। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो आपका जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उसको वेवर हटा देते हैं, उसके बाद आप अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो मेक श्योर करिए कि अपनी पेमेंट ऑन टाइम करते रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओवर लिमिट चार्ज। इसके लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। ये तब लगता है जब अपनी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा, जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा अमाउंट खर्च कर देते हैं। सपोज दैट कि आपने इस पर कितना चार्ज लगता है, जनरली इस पर 2.5% का चार्ज लगता है ओवरऑल लिमिट
जो भी आपने अमाउंट टोटल यूज किया होता है उस पर उस लेके मिनिमम 500 रुपीज़ है, उस इंक्लूडिंग 18% आपका जीएसटी लग जाता है, तो इफेक्टिव 590 रुपीज़ हो जाएगा जीएसटी के साथ आपका। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख एक महीने के लिए 1 लाख से ज़्यादा यूज कर लिए, मतलब 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा यूज कर लिए, मतलब 1,02,000 रुपीज़ आपने यूज कर लिए। अब आपको 2,000 के ऊपर एक्स्ट्रा 590 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पेनाल्टी के तौर पे। इवन ये आपके सिविल स्कोर को भी इम्पैक्ट पहुंचाता है। और एक बात, सबसे ज़्यादा डेंजरस बात तो ये है कि ये आपकी सिविल स्कोर को 100% तक के लिए, जो भी आपका मतलब एक होता नहीं जैसे 600 700, तो 100 आपका 100 अगर 700 है तो 600 हो जाएगा आपका सिविल स्कोर, सिर्फ उसको एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने की वजह से। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, सपोज दैट आपकी 1 लाख लिमिट है तो 70,000 यूज करिए, और मेक श्योर करिए अगर आप उसको यूज पे कर सकते हैं तभी यूज करिए, नहीं तो मेक श्योर 10,000 20,000 30,000 20,000 इस हिसाब से यूज करिए जो आप आसानी से उसको पे कर सकें और उसका बेनिफिट भी लेते रहें। हमेशा आपको 30% कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी आपका टोटल बैलेंस है उसको छोड़ देना है और रिमेनिंग आपको यूज कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैश एडवांस फी, और ये मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का वर्स्ट फीचर है। ओके, कोई भी सोचता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, लिमिट है, एटीएम से पैसे निकाल लेता हूँ। अब ये बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल ही। कैश आपने जैसे ही एडवांस वहाँ से एटीएम से विड्रॉ किया, आपको 2.5% से लेके 3.5% मतलब 3.5% तक का चार्ज देना पड़ जाएगा। उसके बाद जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, मिनिमम अमाउंट 2,250 रुपीज़ से लेके 500 तक का जो भी चार्ज आपको लगता है प्लस जीएसटी के साथ ऐड हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10,000 रुपीज़ निकाले, आपको 295 से लेके 350 रुपीज़ का चार्ज लग गया, प्लस 18% उसमें जीएसटी ऐड हो गया, तो ये हो गया 348 से लेके 413 रुपीज़ तक हो गया। लेकिन ये सिर्फ यहीं पे का नहीं, असल प्रॉब्लम तो इंटरेस्ट है। रेगुलर क्रेडिट कार्ड के परचेज पे आपको 20 से लेके 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है। बट आपने जैसे उससे एडवांस विड्रॉ किया, इस पीरियड के लिए आपको जिस दिन आपने कैश विड्रॉ किया उस दिन से 3% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो अमाउंट जब तक आप बैंक को पे नहीं कर देते। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए तो मंथ के एंड में आपको 348 रुपीज़ प्लस 300 इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, टोटल 648 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप देंगे 10,000 पे अननेसेसरली, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार उससे कैश विड्रॉ किया था। और अगर आपने 10,648 का फुल पेमेंट नहीं करते हैं तब तो वो कंपाउंड में ऐड होने लगेगा, उसके चार्जेस फिर वही वाली बात हो जाएगी कि 30 से लेके 45% वाले ट्रैप में आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होने लगेगा और फिर आप फंस जाएंगे। इससे बचने का सिंपल रूल यही है कि एटीएम से क्रेडिट कार्ड से कैश कभी मत निकालिए, इमरजेंसी में भी मत निकालिए। अगर आप किसी से मांग लीजिए वो बेहतर है, क्योंकि आपको उतने एक्स्ट्रा पैसे अननेसेसरी यूज नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे खर्च करना है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप एक अपने साइड में यूपीआई क्रेडिट कार्ड रखिए, उससे पहले खर्च कर दीजिए जहाँ भी आपको पेट्रोल के लिए यूज करना है, ग्रोसरी के लिए यूज करना है। जनरली हर जगह पे आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर उससे लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप दूसरे वीडियोज में देख भी सकते। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉरेक्स मार्कअप फी। ये उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, जो फॉरेक्स वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया और अमेजोन यूएसए हो गया, या तो आप किसी भी सपोज दैट कि कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको फॉरेक्स करेंसी में आपका पेमेंट होता है दूसरी करेंसी में और आप यहाँ से पे करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप इंडिया से बाहर कार्ड को यूज करते हैं, चाहे आप जा करिए चाहे आप यहीं से करिए, इस पे आप इंडियन रुपीज़ के अलावा किसी भी दूसरे करेंसी में अमाउंट पे करते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेक्स चार्जेस देने पड़ते हैं, जो होते हैं 1.5 रुपीज़ से लेके 3.5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। जो भी आपका ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट है प्लस 18% जीएसटी के साथ वो आपको देना पड़ेगा। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मान लीजिए आप यूएसए की ट्रिप पे गए, आपने 1 लाख रुपए का खर्च आया, आपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे कर दिया। अगर आपने 2% का फॉरेक्स मार्कअप है तो आपका 2,000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी उसमें ऐड हो जाएगा, 300 रुपीज़ और टोटल 2,000 रुपीज़ आपका उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होकर आ जाएगा। जो भी आपने अमाउंट 1 लाख रुपए यूज किए उसके लिए आपको 2,360 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और ये चार्जेस आपके बिल में अलग से नहीं दिखेगा, ये एक्सचेंज रेट में छुप जाता है, जो ज़्यादातर लोग कभी नोटिस नहीं करते। आपको एक्सचेंज रेट में सिंपली दिखेगा ये अमाउंट आपने यूज किया और आप सिंपली उसको पे कर देंगे। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल रिसीव हो उसको बैठ के प्रॉपर देखिए, पढ़िए
कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। अगर आप किसी चार्ज से अवेयर नहीं है या संतुष्ट नहीं है, बैंक को कॉल करिए और उनको बोलिए कि अमाउंट मैं पे नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस यूज नहीं किया या आप अवेयर नहीं थे या जो भी हो। हालांकि आपको पे तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप उसको चेक करिए, हो सकता है कि उस अमाउंट को आप किसी तरह से वेवर करा लें, अगर आप उनको कन्विंस कर सकें तो। अब कुछ कार्ड्स आपको बता देते हैं जिन पे डिफरेंट डिफरेंट फॉरेक्स के जो चार्जेस हैं। जैसे HDFC रेगेलिया गोल्ड है, इस पे 2% का मार्कअप फी है प्लस GST 2.36% हो गया। SBI कार्ड है एलाइट, उसमें 1.99% है प्लस GST आप ले लीजिए 18%, 2.35% हो गया नियो गोल्ड कार्ड। अब इसमें 0% फॉरेक्स मार्कअप है। तो मेक श्योर करिए कि अगर आपका इंटरनेशनल पेमेंट आप ज़्यादा करते हैं कार्ड से, तो आपके पास कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें फॉरेक्स मार्कअप जीरो हो, मतलब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना ना पड़े। इवन एक्सिस बैंक का जो डेडिकेटेड फॉरेक्स कार्ड है उस पर आपको जीरो देने पड़ते हैं, 0% चार्जेस हैं। तो आप ऐसे कार्ड रखिए। अगर आप रेगुलर ट्रेवल करते हैं या तो आप किसी फॉरेन वेबसाइट पे पेमेंट वगैरह करते हैं, आपका मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, तो ऐसे कंडीशन में आप फॉरेक्स मार्कअप वाला जो भी कार्ड है जिसपे इसकी चार्जेस नहीं है, जीरो है, वही वाले कार्ड रखिए और उसी से पेमेंट करिए। तो आप अननेसेसरीली के 2000 से 5000 इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस से पर मंथ बच जाएंगे अगर आपका पेमेंट फ्रिक्वेंटली होता है तो। अब आते हैं चार्ज 8, रिवार्ड रिवर्सल प्लस GST। अब लास्ट में चार्ज नंबर 8, टेक्निकली ये तो रिवार्ड का कॉम्बिनेशन है ना, रिवार्ड रिवर्सल प्लस GST ऑन एवरीथिंग। पहले रिवार्ड रिवर्सल की बात सबसे पहले रिवार्ड रिवर्सल की बात करते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स को अर्न करना क्रेडिट कार्ड का एक मेजर बेनिफिट है ना, लेकिन कुछ हिडन कंडीशंस होती हैं जो बैंक आपको कभी बताता नहीं है। सबसे पॉइंट नंबर 1, रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने से पहले ज़्यादातर कार्ड्स में 2 से 3 महीने में आपका जो भी रिवार्ड पॉइंट है वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप उसको रिडीम नहीं करते हैं तो जो भी आपने पॉइंट्स इकट्ठा किए थे शॉपिंग वगैरह करके वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि रिवॉर्ड्स जो भी आप अपने रिवार्ड्स को रिडम्पशन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि 99 रुपीज़ से लेकर 299 प्रोसेसिंग फ़ी के साथ भी होता है। वो आपको जब आप उसके टर्म्स और कंडीशंस में डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा। तीसरी बात ये है मिनिमम पॉइंट थ्रेशोल्ड। रिडीम करने के लिए आपके पास मिनिमम 500 से लेके 1000 का जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर उससे कम अमाउंट का आपका रिवॉर्ड पॉइंट है तब आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में जनरली ये होता है कि आपने कोई वॉस्ट बेकार टाइप का क्रेडिट कार्ड ले लिया है जो आप प्रॉपर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट सफिशिएंट मिलते नहीं हैं और आपको बढ़ते नहीं हैं, इससे आपके पास उतना क्वांटिटी में हो नहीं पाता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में है कि जैसे कुछ ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको नहीं मिलते हैं। सपोज दैट कि आपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल कराया तो आपको उस पे नहीं मिलेंगे। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया उस पे नहीं मिलेगा। आपने उसका EMI में कन्वर्जन करा लिया उस पे भी नहीं मिलेगा। आपने वैलेट वगैरह में ऐड कर लिया अमाउंट उस पर भी नहीं मिलेगा। आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना जैसे कि रेंट पे कर दिया उस पर भी जनरली नहीं मिलता है। तो आपको ऐसे कार्ड लेने हैं जो अगर आपके इस टाइप के एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो वो इस कैटेगरी में आए और इस कैटेगरी में आपको रिवॉर्ड्स दे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। जैसे आपने रिफंड रिटर्न किया, आपने कोई चीज़ परचेज किया, बाद में आपने रिफंड या रिटर्न कर दिया। अब ऐसे केसेस में जनरली ये होता है कि आपका जो भी आपका पॉइंट आया था आपने रिटर्न कर दिया आइटम, फिर आपका वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जनरली आपने जैसे अभी कोई चीज़ शॉपिंग की तो 2 महीने 4 महीने के बाद वो पॉइंट्स आपको या कैशबैक 2000-3000 रुपीज़ मिल जाते हैं। कई बार तो ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ये सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। अब GST की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट, हर क्रेडिट कार्ड पे 18% GST लगता है। ओके, और जो एनुअल फी है, एनुअल फी प्लस GST, सपोज दैट एनुअल फी 1000 है प्लस GST 180 रुपीज़ है। अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो आप तो 1000 रुपीज़ देंगे भी, 180 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा एनुअली दे देंगे। लेट पेमेंट फी 1100 के आसपास अगर है तो उस पर जो 18% 198 रुपीज़ हो जाता है, तो टोटल हो जाता है 1298। कैश एडवांस में आपको 500 से लेके मिनिमम 500 रुपीज़ लगते हैं आपके, प्लस GST आपका ऐड हो जाता है 90 रुपीज़, 590 रुपीज़। और जो आपके जो फॉरेक्स वाले चार्जेस हैं तो 2% लगता है आपके पर ट्रांजेक्शन पे। आपने सपोज दैट 50,000 का ट्रांजेक्शन किया, आपने 1000 रुपीज़ आपके फ़ी हो गई फॉरेक्स की, प्लस 180 रुपीज़ आपका GST हो गया। आपका 1180 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा GST के तौर पे चार्ज पे कर दिए। ओवर लिमिट चार्ज का ये है 500 रुपीज़ अब इसका मिनिमम चार्ज है, और प्लस 90 रुपीज़ आपका 590 रुपीज़ हो गया। अब ये स्कैरी कैलकुलेशन आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड्स में इसमें
डिडक्ट हो गया, इसमें ऐसे हो गया, उसमें वैसे हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है। मान लो ओके, मान लीजिए कि आपने किसी भी कार्ड का पेमेंट थोड़ा लेट किया, साथ में आपने फॉरेक्स वाले चार्जेस कर दिए और आपने कैश विड्रॉ भी कर लिया उसी मंथ में, तो आपका जो लेट फी पेमेंट चार्जेस है वो 1298 रुपीज़ हो जाता है, जोड़ के डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट वगैरह कितना प्लस जीएसटी। सेकंड, कैश एडवांस आपने विड्रॉ किया 500 रुपीज़ आपके हो गए, क्योंकि मिनिमम 500 लगता है प्लस वो 90 ओके। तो आप नेक्स्ट आपने फॉरेक्स ट्रांजेक्शन किए, आपका 1180 रुपीज़ हो गया, डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे, ठीक है। आसानी से 4000 से 8000 के बीच में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, आसानी से आपके 4000 से 8000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए अगर आपने इस टाइप के चार्जेस कर लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। कि क्विक आपको एक बार रेफरेंस बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो ये 8 तरह के चार्जेस हैं, हमेशा आपने जो भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेने वाले हैं या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हर महीने के आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका आउटस्टैंडिंग ऑन टाइम पे पेमेंट करिए। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट कार्ड को हमेशा नोटिस करिए, बैंक से कोई भी आप कैश विड्रॉ मत करिए। अगर आपको फॉरेक्स कार्ड में ज़्यादा यूज करना है, इंटरनेशनल पेमेंट्स करने हैं, तो आपके पास ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे आपको उसका बेनिफिट मिले। आपके जिस टाइप के यूजेज हैं हमेशा उसी टाइप का कार्ड रखिए जो आपको प्रॉपर बेनिफिट, हमेशा वो कार्ड रखिए जिसके रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेहतर हो, कैशबैक हो। ऐसे ना हो कि जिसकी रिवॉर्ड पॉइंट बहुत मिनिमम हो, आपको इकट्ठा करने में 3-4 महीने लगे और 3-4 महीने के बाद वो ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। तो इन सभी तीनों चारों जो भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं इस कार्ड में, इस वीडियो में, उन सारे पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड कहीं भी यूज करते हैं। उसके अलावा जब भी आपको मंथली बिल रिसीव होता है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।